क्राइम इन्वेस्टिगेशन में जब विक्टिम की आइडेंटिटी डिस्कवर की जाती है तो केस के लिए एक मेजर ब्रेक होता है, और अगर कल्प्रिट की आइडेंटिटी डिस्कवर की जाती है तो केस को सॉल्व करने में बहुत हेल्प होती है। लेकिन क्या होगा जब क्रिमिनल खुद को छुपाने के लिए एक्सट्रीम लेवल तक चला जाए? जस्ट इमेजिन कि किसी कल्प्रिट की 7 डिफरेंट आइडेंटिटी हो और हर आइडेंटिटी एक अलग स्टोरी बयां करती हो। दिस इज द केस ऑफ काजुको फुकुडा, जापान की पहली क्रिमिनल जिसने अपने हेड में बाउंटी प्लेस करवाया था। 1982 में एक वुमेन की बॉडी डिस्कवर होती है जो जापान के मत्सुयामा सिटी के माउंटेन में दफनाया हुआ था, जिसको गला घुट के मारा गया था। और ये शुरू से ही क्लियर था कि ये एक मर्डर केस है। उसकी आइडेंटिटी का पता लगाना डिफिकल्ट नहीं था क्योंकि उसे उसके घर के पास में ही दफनाया गया था। पुलिस ने जैसे इन्वेस्टिगेशन शुरू की, उन्होंने नोटिस किया कि उसके बिलोंगिंग्स गायब थे और केस को रोबरी मर्डर केस माना गया। विक्टिम एक लोकल बार में टॉप होस्टेस थी। ये तो पता चल गया था कि उसका गला घोट के मर्डर किया गया था, लेकिन उसके नेक के अराउंड मार्क के अलावा कोई ट्रॉमा के निशान नहीं थे। पुलिस ने उसकी फैमिली, फ्रेंड्स और कोवर्कर्स से क्वेश्चन करना शुरू कर दिया, लेकिन उन्हें कुछ भी पता नहीं था। कुछ दिन के बाद कुछ अजीब चीजें हुई। विक्टिम के फादर को किसी सस्पिशियस एक्टिविटी के लिए अलर्ट किया गया जो उसके डॉटर के बैंक अकाउंट में हो रहा था। कोई उसके अकाउंट से पैसे विड्रॉ करने की कोशिश कर रहा था, जिसके कारण अलार्म बजा क्योंकि उनकी डॉटर अब जिंदा नहीं थी। उन्होंने इसकी रिपोर्ट पुलिस को की, जिन्होंने इन्वेस्टिगेशन में और तेजी पकड़ी। इसी दौरान विक्टिम का लवर अथॉरिटीज को इन्फॉर्म करता है कि उनके रूम से कुछ चीजें गायब है। शुरू में पुलिस को लगा कि कल्प्रिट रात के अंधेरे में भाग गया होगा, लेकिन तभी एक की विटनेस मिला, अपार्टमेंट का स्टाफ, जिसने रिपोर्ट किया कि उसने 3 लोगों को देखा था और वो लोग एक रेंटल ट्रक में फर्नीचर लोड कर रहे थे। ये एक मेजर ब्रेक था केस में। पुलिस ने उस ट्रक के लाइसेंस प्लेट से उस ट्रक को ट्रैक किया। वहाँ से उन्होंने उन आदमियों का पता लगाया। इस इंफॉर्मेशन के साथ पुलिस उन आदमियों के घर गए क्वेश्चन करने के लिए। जब पुलिस पहुंची तो काजुको के हस्बैंड ने उन्हें डोर पे ग्रीट किया। इंटरव्यू के टाइम उसने कन्फेस किया कि उसने ही बॉडी को माउंटेन में दफनाया था, लेकिन इसके साथ ही उसने बताया कि ऐसा करने के लिए उसे काजुको ने कहा था। जैसे ही काजुको को पता चला कि पुलिस आ रही है, वो घर से भाग गई और गलत नाम से एक टैक्सी बुक की। काजुको का डिटेल, अपीयरेंस, हाइट और दूसरी आइडेंटिफाइंग फीचर को टीवी में दिखाया जाने लगा और उसे ऑफिशियली मर्डर के लिए वांटेड माना गया। अब यहीं से चीजें काफी इंटरेस्टिंग हो जाती है। जैसे ये केस बाहर आती है और मीडिया इस पे टूट पड़ती है, काजुको का एटीट्यूड और भी ज्यादा डायरिंग हो जाता है। लेकिन चेस में जंप करने से पहले काजुको के लाइफ के बारे में जान लेते हैं। काजुको फुकुडा का बॉर्न 2 जनवरी 1948 को जापान के मत्सुयामा में हुआ था। उसकी शुरू की लाइफ इजी नहीं थी। उनकी मदर ब्रोथेल चलाती थी और उसके फादर के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। ये माना जाता है कि उनके पेरेंट्स का डिवोर्स हो चुका था और उसके फादर थोड़े टाइम के बाद ही गायब हो गए थे। काजुको का चाइल्डहुड अनस्टेबल था क्योंकि वो और उसकी मदर हमेशा एक प्लेस से दूसरे प्लेस मूव करते रहते थे। फिर उसकी मदर ने एक फिशरमैन से शादी कर ली। उसके हाई स्कूल के टाइम काजुको को उसके एक क्लासमेट से प्यार हो गया, लेकिन इसके बाद ही उस लड़के का डेथ हो गया एक कार एक्सीडेंट में। इससे काजुको बहुत ज्यादा अफेक्ट हुई और उसने स्कूल छोड़ दिया। वो इमोशनली अनस्टेबल हो गई थी अपने बॉयफ्रेंड के डेथ से और घर के अब्यूजिव एनवायरनमेंट से। एक स्टेबल फैमिली का ड्रीम खत्म हो चुका था। जैसे उसके पेरेंट्स के बीच आर्ग्यूमेंट्स होने लगे, उसे घर में भी रहना पसंद नहीं आने लगा। इवेंचुअली वो घर से भाग गई। 1996 में जब वो 18 इयर्स की हुई, तब उसका लाइफ एक डार्क टर्न लेता है। जापान के हाई रैंकिंग टैक्स एजेंसी के घर में चोरी करने के लिए उसे जेल भेजा जाता है। जब वो जेल में अपनी सजा काट रही थी, तब वो इस चीज में पड़ गई जो अब द मत्सुयामा प्रिजन इंसिडेंट की तरह जाना जाता है। अलग अलग क्वार्टर्स में रहने के बावजूद प्रिजन के कुछ एरियाज में मेल और फीमेल इंटरेक्ट करते थे और काजुको उन विमेन्स के साथ थी जिनको सेक्सुअली असॉल्ट किया गया था मेल प्रिजनर्स के थ्रू, और उन मेल प्रिजनर्स ने बाद में खुद की जान ले ली। 2 साल जेल में रहने के बाद काजुको जेल से बाहर आ गई और जल्दी उसने अपने फर्स्ट हस्बैंड से शादी कर ली और ये शादी सिर्फ 5 सालों तक चली। 1974 में काजुको ने फिर से शादी की और वो और उसके दूसरे हस्बैंड को 4 बच्चे हुए। चाइल्डहुड ट्रॉमा से भरा हुआ, ब्रूटल के आसपास बड़े होना, प्रिजन में सेक्सुअल असॉल्ट झेलना और दूसरे हार्डशिप्स के बाद काजुको फुकुडा को फाइनली कुछ स्टेबिलिटी मिली। वो अपने फैमिली के साथ रह रही थी और अपनी लाइफ एंजॉय कर रही थी, लेकिन काजुको का टेस्ट लग्जरी में आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। जितना उनकी सैलरी थी उससे ज्यादा उसका खर्चा था। एक्सपेंसिव क्लोथ्स, बैग्स और दूसरे हाई प्राइस आइटम्स
दोस्तों और दूसरे लोगों के सामने वो झूठ बोलती थी कि वो एक वेल्दी फैमिली से आती है। वो पार्टी और गैम्बलिंग करते हुए अपना दिन बिताती है। लेकिन जैसे ही लक उसे छोड़ के भाग गया, उसने खुद को सीरियस फाइनेंशियल क्राइसिस में पाया। अपने लेविश लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए काजुको ने मल्टीपल सोर्सेज से मनी बोरो किए थे, इंक्लूडिंग लोन शार्क्स, जब तक उसके लोन 2 मिलियन येन नहीं हो गए। अपने डेब्ट को भरने के लिए उसने हत्सुमी टकाई में होस्टेस की तरह काम किया। इस न्यू वर्ल्ड में वो बहुत सारे रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होने लगी, अपने फाइनेंशियल सपोर्ट को सिक्योर करने की कोशिश में। हाउएवर, ग्लैमरस लाइफ जिसे वो चेस कर रही थी वो हमेशा आउट ऑफ रीच था। लेकिन जब न्यू होस्टेस आई तो चीजें दूसरी मोड़ लेने लगी। अत्सुको यासुका ने कैबिनेट ज्वाइन किया। अत्सुको बिल्कुल वैसी थी जैसा काजुको बनना चाहती थी, ब्यूटीफुल, एलिगेंट एंड अडोर बाय मैनी। उसके कपड़े लग्जीरियस थे और कॉन्फिडेंट के कारण वो तुरंत नंबर 1 होस्टेस भी बन गई थी। अत्सुको की चेयरफुल एंड बबली पर्सनालिटी से वो क्लाइंट्स की फेवरेट भी बन गई थी, जिससे वो काजुको से ज्यादा पैसे अर्न कर रही थी। काजुको जब डेब्ट में डूबी हुई थी तब अत्सुको ग्रो कर रही थी और काजुको के पोजीशन को भी छीन रही थी, जिससे काजुको को जेलसी हो रही थी और काजुको जेलसी में डूब चुकी थी। उसने सोचा कि अत्सुको को इतना शानदार लाइफ क्यों मिलना चाहिए, जबकि काजुको केवल सेव करने के लिए स्ट्रगल कर रही है। गुस्सा और जेलसी तब तक बढ़ता रहा जब तक कि ये एक ट्विस्टेड मोटिवेशन नहीं बन गया। उसने प्लॉटिंग करना शुरू कर दिया कि वो न केवल अपने कंपटीशन को एलिमिनेट कर सकती थी, बल्कि अपनी बढ़ती फाइनेंशियल प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकती थी। एक शाम काम के बाद काजुको ने अत्सुको से एक हार्मलेस रिक्वेस्ट के साथ कांटेक्ट किया। उसने पूछा कि क्या वो एक साथ टाइम बिता सकते हैं, ये मेंशन करते हुए कि वो अत्सुको के चार्म को एडमायर करती है और एक होस्टेस के रूप में सक्सेस होने के टिप चाहती है। अत्सुको एग्री हो गई, ये नहीं जानते हुए कि उसने खुद को एक ऐसे रास्ते पर डाल दिया जो ट्रेजेडी में एंड होगा। 19 अगस्त 1982 काजुको अत्सुको के अपार्टमेंट गई। अत्सुको का घर दिखने में सिंपल लेकिन एक्सपेंसिव फर्नीचर और लेविश डेकोरेशन से भरा हुआ था, और ये सब देखकर काजुको का जेलसी एक बार फिर से बाहर आ गया। ये वही लाइफ थी जिसका सपना काजुको देखती थी बट कभी पाई नहीं थी, और इन सबके दौरान काजुको के अंदर इतना जेलसी भर गया कि उसने एक टॉवल लिया और अत्सुको का गला दबाने लग गई जब तक कि वो मर नहीं गई। मर्डर के बाद काजुको वापस अपने घर आ गई और अपने हस्बैंड को सब कुछ बता दी और अपने हस्बैंड को कन्विंस किया अत्सुको के घर से सामान चोरी करने के लिए, ये बोलते हुए कि ये उनकी सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व कर देगी। प्लान को कंप्लीट करने के लिए उसने एक रिलेटिव को बुलाया और उसे एक ट्रक रेंट पे लेने के लिए कहा, ये कहते हुए कि उसकी एक फ्रेंड को हेल्प की जरूरत है। ये बोला जाता है कि काजुको ने अत्सुको का बैंक इंफॉर्मेशन भी ले लिया था जिसमें 9 मिलियन येन थे, और ये काजुको के डेब्ट को क्लियर करने के लिए काफी था। अपने हस्बैंड के हेल्प से काजुको ने अत्सुको के अपार्टमेंट को खाली कर दिया। उसके फर्नीचर, क्लोथ्स और दूसरे पर्सनल आइटम्स अपने साथ ले गई, लेकिन उसने ये सारी चीजें बेचने के लिए चोरी नहीं की थी। उसका गोल था एविडेंस मिटाने का और अत्सुको के मर्डर को डिसअपियरेंस में बदलने का। काजुको अपना फुल प्लान एग्जीक्यूट कर पाती उससे पहले ही अत्सुको का बॉयफ्रेंड अपार्टमेंट में आता है। काजुको डर जाती है और ऐसे प्रिटेंड करती है जैसे ये अपार्टमेंट अब उसने रेंट पे ले लिया है, और कुछ भी उसके बॉयफ्रेंड को बोल देती है। जब उसका बॉयफ्रेंड चला जाता है तो काजुको का हस्बैंड और उसका रिलेटिव उसकी हेल्प करते हैं अत्सुको के बिलोंगिंग्स को अपार्टमेंट से बाहर निकालने में। लेकिन काजुको ये सारी चीजें अपने घर नहीं ले जाती है, इसके बजाय वो ये सारी चीजों को एक अपार्टमेंट ले जाती है जिसे वो कभी कभी यूज करती थी अपने लवर से मिलने के लिए। एक आदमी जिसे कोई आइडिया नहीं था कि काजुको मैरिड है। सामान वहां पहुंचाने के बाद काजुको और उसका हस्बैंड वहां से 18 किलोमीटर दूर मत्सुयामा माउंटेन जाते हैं, जहां पे उन्होंने अत्सुको के बॉडी को दफनाया था, इस उम्मीद के साथ कि इसके बारे में कभी किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। दूसरे दिन काजुको ने पैसे विड्रॉ करने की कोशिश की अत्सुको के बैंक अकाउंट से, लेकिन ये चीजें अत्सुको के फैमिली को पता चल गई और उन्हें लगा कि कुछ तो अजीब है। इसके तुरंत बाद ही अत्सुको की बॉडी मिली। वहाँ से इन्वेस्टिगेशन तेजी से स्टार्ट हुई। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था, पुलिस ने रेंटल ट्रक को ट्रेस कर लिया था और काजुको के रिलेटिव्स को कांटेक्ट किया था एंड इवेंचुअली उसके हस्बैंड तक पहुंच गए थे। उसके हस्बैंड को अरेस्ट किया गया मर्डर को कवर करने के लिए और अत्सुको के बॉडी को डिस्पोज करने के लिए। लेकिन उसके अरेस्ट से पहले उसने काजुको तक पहुंचने के लिए एक लास्ट अटेम्प्ट की थी, जो ऑलरेडी कनाजावा सिटी भाग गई थी। वो चाहता था कि
वो पुलिस को सब कुछ कन्फेस कर दे, लेकिन काजुको ऐसा नहीं करना चाहती थी। कनाजावा में काजुको ने एक न्यू आइडेंटिटी बना ली, जिसमें उसका नाम शिनोबु ओनेडेरा था और उसे एज अ होस्टेस काम भी मिल गया था एक स्नैक बार में। लेकिन इस टाइम तक पुलिस ने उसकी फोटो डिटेल्स ऑलरेडी सर्कुलेट कर दी थी, कोई उसे पहचान न ले, इस डर से काजुको टोक्यो चली गई, जहाँ पे उसने कॉस्मेटिक सर्जरी कराया अपने अपीयरेंस को छुपाने के लिए। वो अपने नए लुक के साथ कॉन्फिडेंट थी और वो वापस कनाजावा आ गई और फॉल्स आइडेंटिटी के साथ अपनी लाइफ जीने लगी। लेकिन उसके न्यू लाइफ के 39th डे में चीजों ने एक अनएक्सपेक्टेड टर्न लेना शुरू कर दिया। काजुको अपने लवर के साथ फोन पे थी और अपने दिन के बारे में कैजुअली चैट कर रही थी। जैसे ही कन्वर्सेशन आगे बढ़ी, उसे समझ आने लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। इवेंचुअली उसे रियलाइज हुआ कि शायद पुलिस उसके बॉयफ्रेंड के साथ है और उनकी बातें सुन रहे हैं। उसे जैसे ही समझ आया कि पुलिस उसकी लोकेशन ट्रैक कर रही है, उसके फोन से काजुको के माइंड में एक क्लेवर ट्रिक आया। उसने सिग्नल्स मैनिपुलेट करना शुरू कर दिया और ऐसा दिखाने लगी कि वो कंजाई में है कनाजावा के बजाय। पुलिस उसकी चालाकी से अनअवेयर थे और वो कंजाई चले गए। उन्हें पूरा भरोसा था कि वो उस तक पहुंच जाएंगे। उन्हें क्या पता था कि वो काजुको के ट्रैप में फंस चुके हैं। टाइम बीतता गया और काजुको अब शिनोबु ओनेडेरा की तरह अपनी लाइफ जीने लगी। ऐसा लग रहा था कि वो कनाजावा में अपने न्यू लाइफ में बस गई है। अत्सुको के मर्डर को 1 साल बीत चुके थे और काजुको एक स्नैक बार में काम कर रही थी, जहां उसने एक रेगुलर कस्टमर का अटेंशन अट्रैक्ट किया, एक मैरिड मैन जो एक कन्वेक्शनरी शॉप का मालिक था। उनकी लगातार बातचीत जल्दी एक अफेयर में बदल गई और उस आदमी ने काजुको के साथ रहने के लिए अपनी वाइफ को डिवोर्स दे दिया, जिसके बाद उन दोनों ने शादी कर ली, लेकिन कभी भी अपनी शादी को ऑफिशियली रजिस्टर नहीं किया। काजुको ने उसकी शॉप को रिबिल्ड करने में उसकी हेल्प की और काजुको के मैनेजमेंट के अंदर उनकी बिजनेस काफी ग्रो की। काजुको अब अपनी न्यू लाइफ में पूरी तरह से सेटल हो चुकी थी, लेकिन वो अभी भी अपने बेटे के साथ कांटेक्ट में थी और उसने अपने बेटे को एक दिन कॉल किया और बोला कि तुम कनाजावा आ जाओ मेरे साथ रहने के लिए, और अपने बेटे को अपने न्यू हस्बैंड से इंट्रोड्यूस कराई रिलेटिव्स का बच्चा बोलकर। सच्चाई से अनजान हस्बैंड ने लड़की को अपने साथ रख लिया और अपने कॉन्फेक्शनरी शॉप में जॉब भी दिया। हाउएवर उसे समझ आने लगा कि ये रिलेटिव का बेटा एक्चुअली में काजुको का बेटा था। उसने देखा कि वो कितनी क्लोज थे, लेकिन संदेह के बावजूद जिंदगी 5 साल तक शांति से चलती रही। लेकिन एक दिन हस्बैंड को अपनी दुकान के पास काजुको फुकुडा का एक वांटेड पोस्टर मिला। उसने काजुको से पूछा कि क्या उसने कभी इस विमेन के बारे में सुना है। हालांकि इससे वो घबरा गई, लेकिन काजुको ने अब तक झूठ बोलने में डिग्री हासिल कर ली थी, इसलिए उसने झूठ बोला। लेकिन फैब 1988 में सब कुछ बर्बाद हो गया। यश तक पकड़े ना जाने के बाद पुलिस को फाइनली पता चला कि काजुको कानाजावा में छुपी हुई थी। उन्हें उसके फैमिली से न्यू इन्फॉर्मेशन मिली थी और वो उस तक पहुंचने वाले ही थे, लेकिन काजुको फिर से भाग निकली, हर कुछ पीछे छोड़ के। 5.5 ईयर छिपे रहने के बाद वो इसी कावा प्रीफेक्चर से गायब हो गई। काजुको नागोया भाग के गई और खुद का कुरामोतो काओरो नाम रख ली और एक क्लीनिंग लेडी की तरह काम करने लगी। प्लास्टिक सर्जरी के बावजूद वो अभी भी अपने पुराने चेहरे से थोड़ी बहुत मैच हो रही थी और इसी के कारण पुलिस उस तक पहुंच सकते थे, इसलिए वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस मूव होती रही। जॉब और आइडेंटिटीज बदलती रही। मई 1988 में उसने नगोया छोड़ दिया, लेकिन अभी भी वो अपने बेटे के कांटेक्ट में थी। यहाँ तक कि जब उसकी शादी हुई तभी उसने उसे कांटेक्ट किया। उसके भागने के 15 साल बाद काजुको 15 से ज्यादा अलग अलग प्लेसेस में रह चुकी थी, लगातार अपनी पहचान बदल रही थी और यहाँ तक कि 7 बार प्लास्टिक सर्जरी के थ्रू अपनी अपीयरेंस भी बदल चुकी थी। लेकिन सडनली काजुको फुकाई आई और इसी टाइम इहेने प्रीफेक्चरल पुलिस ने एक हिस्टोरिक मूव लिया। जापान में पहली बार उन्होंने 1 मिलियन येन ऑफर किए काजुको के इन्फॉर्मेशन देने वाले को, और फिर से ये केस मीडिया के मेजर फोकस में आ गया था। वहीं पे काजुको फुकाई में हमेशा एक लोकल ओडेन रेस्टोरेंट जाया करती थी, एक रेगुलर चेहरा बन गई थी, द फ्रेंडली चेयरफुल वुमेन जिसका नाम युकिको था। वो हमेशा दूसरे लोगों को अपने कैरियोके सेशन के साथ अट्रैक्ट करती थी। किसी को भी संदेह नहीं था कि वो पुलिस से भागी हुई इंसान यही है जिसे उन्होंने टीवी पर देखा था। लगभग उसी टाइम फूजी टीवी के नाइस डे प्रोग्राम में उन्होंने पूरा टाइम काजुको फुकुडा के बारे में ब्रॉडकास्ट चलाया था। उस शो में बार बार काजुको की वॉइस रिकॉर्डिंग बजाई जा रही थी। एक व्यूअर 59 इयर्स ओल्ड मैन
जो ओडेन रेस्टोरेंट में रेगुलर कस्टमर था, उसने बॉयज को पहचान लिया और उसने तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म किया। 29 जुलाई को जब काजुको फिर से रेस्टोरेंट आई, तब पुलिस ने उसे पूछताछ की। पूछताछ के दौरान काजुको लापरवाही से शराब पी रही थी और अपने फिंगरप्रिंट्स देने से मना कर रही थी, जिसके बाद वो तुरंत वहाँ से चली गई और वहाँ दोबारा नहीं आई। पुलिस ने वो शराब की बोतल ली जिसे काजुको ड्रिंक कर रही थी और वो दूसरे आइटम्स भी जिसे काजुको ने छुआ था। इन आइटम्स से उन्हें फिंगरप्रिंट्स मिल गए थे और ये कंफर्म हो गया था कि ये काजुको फुकुडा ही है। और इस केस के बंद होने के सिर्फ 23 दिन पहले काजुको एक बार फिर से बाहर आई और उस ओडेन रेस्टोरेंट के ओनर की नजर में आ गई, जिसने कैजुअली उसे इनवाइट किया रेस्टोरेंट में। दूसरे दिन काजुको आई और जैसे ही रेस्टोरेंट से निकली, ऑफिसर्स ने उसे घेर लिया। उसे फाइनली 1997 में अरेस्ट किया गया। उसके लगभग 15 साल के भागने का एंड हुआ। उस पर उसी ईयर 18 अगस्त को आत्सुको के मर्डर के चार्जेस लगाए गए और उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई। मार्च 2005 में 57 इयर्स की एज में काजुको फुकुडा का बीमारी के कारण डेथ हो गया और अपने फाइनल मोमेंट में उसने अपनी अंतिम इच्छा बताई कि उसे काजुको फुकुडा के रूप में याद किया जाए, न कि उन नकली पहचानों की तरह।